हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इससे पहले की दो वीडियोस में हम जान चुके हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, चालू खाता और पूंजीगत खाता क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं। उसके बाद हम ये भी जान चुके हैं कि ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होते हैं, जिसको हिंदी में कहेंगे स्वायत्त और समायोजक मदें। एंड लास्ट में हमने ये डिस्कस किया था कि अकाउंटिंग सेंस में बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमेशा ही बैलेंस दिखाया जाता है, लेकिन ऑपरेशनल सेंस में व्यावहारिक दृष्टि से उसमें इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। तो आज हम जानेंगे कि इम्बैलेंसेस के क्या कारण हैं और क्या ये हमेशा ही उसको किस प्रकार से बैलेंस में लाया जाता है, और क्या इम्बैलेंसेस या डेफिसिट्स हमेशा ही एक बैड साइन होते हैं, क्या उनके कारण हैं डेफिसिट के, और सरप्लस किस प्रकार से हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे डेफिसिट की और उसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। ये सभी टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं। एक ये इमेजिनेटिव इसमें नंबर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर हम केवल सेकंड और थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑन करंट अकाउंट इज़ नेगेटिव, -130 करोड़ बचता है। और थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट इज़ सरप्लस। कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है 130 करोड़ रुपए, तो -130 करोड़ प्लस 130 करोड़, तो बैलेंस क्या बचा? ज़ीरो। लेकिन हमें ये पता है कि ये जो ज़ीरो बैलेंस है वो केवल और केवल अकाउंटिंग सेंस में है, लेखांकन की दृष्टि से है। व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम और डिटेल में ट्रांजैक्शंस को समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव 130 करोड़ रुपीज़ हैं, उसके लिए या तो लोन लिया गया है या जो घरेलू परिसंपत्तियां हैं उनको बेचा गया है गैर निवासियों को, तब ये धनराशि प्राप्त की गई है, फॉरेन एक्सचेंज प्राप्त किया गया है और बैलेंस मेंटेन किया गया है। अब व्यवहारिक दृष्टि से हमें पता है कि करंट अकाउंट में डेफिसिट है। तो अब जानते हैं कि क्या ये करंट अकाउंट का डेफिसिट, चालू खाते का घाटा, हमेशा ही एक बुरा चिन्ह है? नहीं, ये हमेशा ही एक बुरा चिन्ह नहीं है। अगर इस घाटे का कारण विकास की गति को तेज करना है, कार्यकुशलता या उत्पादकता को बढ़ाना है, तो ये एक बुरा चिन्ह बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इस घाटे का उपयोग उपभोग के लिए किया जा रहा है, कोई फर्दर प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट नहीं हो रही और केवल उपभोग के लिए आयात ज़्यादा किए जा रहे हैं, तो ये एक बैड साइन है डेफिनेटली। अब जानेंगे कि इसके कारण क्या हैं। जो डिसइक्विलिब्रियम है, हम मेनली घाटे की बात करेंगे ज़्यादा। तो जो घाटा है वो किस वजह से हो सकता है? पहला हमारा कारण है प्राकृतिक कारण, नेचुरल कॉजेज़। नेचुरल कॉजेज़ क्या हो सकते हैं कि अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, भूकंप आ गया, कोई भी प्राकृतिक आपदा आए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंसेस हो सकते हैं। अब भी हम देख सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारे जो आयात हैं वो बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमें वैक्सीन इंपोर्ट करनी है। ये जो आपदा है वो मैन मेड है या नेचुरल है, उस डिस्कशन में हम नहीं जा रहे, पर हमें इतना पता होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की आपदा अगर आती है तो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में बैलेंसेस बिगड़ जाते हैं और डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक कॉजेस, और फिर फर्दर इसके सब पॉइंट्स दिए हुए हैं। आर्थिक कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लान्स। अगर कोई कंट्री डेवलप करना चाहता है तो उसको टेक्नोलॉजी के लिए फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, वहाँ से मशीनरी मंगवानी पड़ती है, कच्चे माल का भी आयात करना पड़ सकता है। तो इस कारण से बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ प्राइस कॉस्ट इफ़ेक्ट। अगर डेवलपमेंट प्लानिंग की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, उससे लागतें बढ़ गई हैं, लागतें बढ़ने की वजह से प्राइस बढ़ गए हैं
और अगर प्राइस ज़्यादा हैं तो निर्यात हमारे कम होंगे। इस वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट इज़ साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, व्यापार चक्र जो आते रहते हैं उसकी वजह से भी इम्बैलेंस हो सकता है। नेक्स्ट इज़ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, अगर हम एक देश की मुद्रा के विदेशी मूल्य बढ़ जाते हैं, एक्सटर्नल वैल्यू बढ़ जाती है, तो उससे क्या हो जाएगा, आयात सस्ते हो जाते हैं और निर्यात महंगे हो जाते हैं। आयात सस्ते होने की वजह से आयात ज़्यादा किए जाएंगे और निर्यात अगर महंगे होंगे तो कम होंगे, उसकी वजह से घाटा उत्पन्न हो सकता है। नेक्स्ट इज़ डिक्लाइन इन फॉरेन डिमांड, अगर फॉरेन डिमांड किसी देश की वस्तुओं के लिए कम हो गई है, चाहे वो इंटरेस्ट में चेंज है, फैशन में चेंज है, हैबिट्स में चेंज है, तो उसकी वजह से भी निर्यात कम होंगे और इम्बैलेंसेस जनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट इज चेंज इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, अगर किसी देश की व्यापार की शर्तें उनके प्रतिकूल हो जाती हैं तो जितना वैल्यू, जितना मूल्य देश को आयात के लिए देना पड़ता है वो ज़्यादा होता है जितना कि उनको निर्यात के रूप में मिला है। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स इज़ लेस एंड वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट्स इज़ मोर, तो डेफिसिट जनरेट हो जाते हैं। किसकी वजह से, अगर टर्म्स ऑफ ट्रेड प्रतिकूल हैं। नेक्स्ट इज़ डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट, अगर प्रदर्शन करना है तो प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट की वजह से क्या होता है, कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके लिए फिर फॉरेन कंट्रीज़ के जो गुड्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अगर पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है तो उससे घरेलू उपभोग ही काफ़ी बढ़ जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो घरेलू आवश्यकताएं ज़्यादा होंगी और निर्यात करने के लिए जो सरप्लस है वो कम हो जाएगा और इम्बैलेंस जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्लो, अगर हमारे या कोई भी कंट्री अगर उसको दिख रहा है कि दूसरे कंट्रीज़ में उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाले हैं इन्वेस्टमेंट से, तो वो अगर दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करते हैं वहाँ के लोग, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है उस देश की बैलेंस ऑफ पेमेंट में, और जहाँ पे निवेश हो रहा है उनके लिए ये अनुकूल प्रभाव है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसीज़, इंटरनेशनल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस किस प्रकार की हैं और किस प्रकार की पॉलिसीज़ हैं, नीतियां हैं, उसका भी बैलेंस ऑफ पेमेंट पर प्रभाव पड़ता है। अगर कुछ कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ पर ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, ज़्यादा तटकर लगा रहे हैं, ज़्यादा सीमा शुल्क लगा रहे हैं, कस्टम ड्यूटीज़ लगा रहे हैं या किसी प्रकार के प्रतिबंध हैं, तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंस होगा, डेफिसिट होगा। एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी ने भारतीय सिले सिलाई कपड़ों का पर अधिक आयात कर लगाए जाने के कारण इन देशों के भुगतान शेष पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव इसके जीवंत उदाहरण हैं। जो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी है उन्होंने इंडिया के जो रेडीमेड क्लोथ्स हैं उसके इंपोर्ट पर एक तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की है, ज़्यादा कर लगाए हुए हैं, तो उससे भी इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट में उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट है, पहले हमने बात की कि नेचुरल रीजंस क्या हो सकते हैं इम्बैलेंसेस के, दूसरा हमने देखा इकोनॉमिक रीजंस क्या हैं। अब तीसरा पॉइंट है पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या हैं, फर्स्ट है इसमें एक्सपेंशन ऑफ एम्बेसीज एंड देयर अपकीप। दूसरे देशों में जब से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है तो दूसरे कंट्रीज़ में अपने कंट्री की एम्बेसीज बनानी पड़ती हैं और उनके अपकीप रख रखाव में भी काफ़ी खर्चा आता है, तो उसकी वजह से भी वो जो खर्चा है वो हमारी तरफ से देनदारी है, तो उससे बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा उत्पन्न होता है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट में अनफेवरेबल इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस किस प्रकार के हैं उसका भी भुगतान शेष पर प्रभाव पड़ता है।
नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑफ एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। जो प्रतिकूल भुगतान शेष है उसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। पहला है कि उसकी वजह से देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विश्वसनीयता कम हो जाती है, विदेशों पर निर्भरता बढ़ जाती है, अर्थव्यवस्था का शोषण होने लगता है, विदेशी विनिमय भंडार कम हो जाते हैं, सोने व बहुमूल्य धातुओं के भंडार कम होने लगते हैं, विदेशी निर्भरता और ये कभी कभी राजनीतिक निर्भरता का रूप भी धारण कर लेती है, आर्थिक विकास की गति में रुकावटें पैदा हो जाती हैं और विदेशी हस्तक्षेप बढ़ जाता है देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में। अब ये जो कारण हैं इनको किस प्रकार से न्यूट्रलाइज किया जाए और किस प्रकार से इम्बैलेंसेस को ठीक किया जाए, उसके क्या क्या उपाय होने चाहिए। प्रतिकूल भुगतान शेष को ठीक करने के उपाय, इसको भी 4 भागों में बांटा हुआ है। आर्थिक उपाय, राजनीतिक, सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय उपाय। और अगर दो ही शब्दों में उसको समअप किया जाए तो एक तो हमारा होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन और दूसरा होता है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं हम, या रिडक्शन इन इंपोर्ट्स को कम करना या उनके सब्स्टिट्यूट कंट्री में उत्पादित करना। फर्स्ट है हमारे इकोनॉमिक मेजर्स, आर्थिक उपाय। इसके सब हेडिंग्स हैं। फर्स्ट है डिफ्लेशन या डिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी किस प्रकार की होनी चाहिए? डिफ्लेशनरी, उससे क्या हो, कीमतें कम हो। और ये डिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट होगा? उससे जो वॉल्यूम ऑफ करेंसी है इकोनॉमी में वो घटेगी। चलन मुद्रा की मात्रा को कम करने के लिए डिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपनाया जाता है। इसके लिए आरबीआई बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस या जिनको हिंदी में कहेंगे खुले बाजार की क्रियाएं, किसी भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हुए इकोनॉमी में मुद्रा की मात्रा को कम करने का प्रयास किया जाता है, कम की जाती है मुद्रा की सप्लाई। उसकी वजह से क्या होगा कि लोगों की इनकम कम होगी तो वो इंपोर्ट कम करेंगे, और अगर कीमतें कम हो रही हैं उसकी वजह से क्या होगा, एक्सपोर्ट अधिक होंगे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंसेस को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का क्या मीनिंग है? अपनी मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्राओं के मुकाबले में घटा देना, कम कर देना। अगर ऐसा हम करते हैं, जो देश की मुद्रा है उसका मूल्य विदेशी मुद्रा के मुकाबले अगर घट जाता है तो उसका प्रभाव होगा कि निर्यात सस्ते हो जाएंगे और आयात महंगे हो जाएंगे। निर्यात सस्ते होने से विदेशों में हमारे निर्यात की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज एक्सचेंज डेप्रिसिएशन, विनिमय ह्रास। अगर एक्सचेंज रेट सिस्टम फिक्स्ड है तो डीवैल्यूएशन को अपनाना पड़ता है, अवमूल्यन को अपनाना पड़ता है। और अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, विनिमय दर लोचशील है और वो मार्केट फोर्सेस से तय हो रही है, तो फिर गवर्नमेंट को डीवैल्यूएशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड और सप्लाई के द्वारा फॉरेन एक्सचेंज रेट निर्धारित हो रहा है तो इन केस ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एक्सचेंज रेट है वो ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। किसी देश की जो मुद्रा का मूल्य है विदेशी मुद्रा के मूल्य के मुकाबले घट जाएगा। और इसका कारण क्या है कि विदेशी मुद्रा की डिमांड अधिक हो जाती है ऐसी सिचुएशन में और सप्लाई कम होती है, और जो स्वदेशी मुद्रा है उसकी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। इसी वजह से जो विनिमय दर है वो कम हो जाती है, और विनिमय दर कम होने की वजह से निर्यात सस्ते हो जाएंगे और आयात महंगे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेफिसिट को कम किया जा सकता है। इन तीनों पॉइंट्स को आप ध्यान से देखेंगे कि डिफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई को मनी सप्लाई को कम करना पड़ता है। डीवैल्यूएशन कब होता है? जब एक्सचेंज रेट सिस्टम फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। और
एक्सचेंज डेप्रिसिएशन कब करना पड़ता है? जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम होता है। नेक्स्ट इज एक्सचेंज कंट्रोल। अगर आरबीआई एक्सचेंज कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है और केवल ज़रूरी आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा की सप्लाई करता है, प्रोवाइड करता है, तो उससे भी इम्बैलेंसेस को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल डेट्स। विदेशों से ऋण प्राप्त करके भी इस इम्बैलेंस को दूर किया जा सकता है, या तो विदेशों से ऋण प्राप्त करके, या एक और उपाय है कि जो डोमेस्टिक एसेट्स हैं उनको नॉन रेजिडेंट्स को बेच दिया जाए। अब हम देखेंगे कि नॉन मॉनेटरी मेजर्स क्या हैं, गैर मौद्रिक उपाय क्या हैं। फर्स्ट है आयातों को हतोत्साहित करना, डिस्करेजिंग इम्पोर्ट्स। किस किस प्रकार से कर सकते हैं? इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा के, कि ज़्यादा से ज़्यादा कर के रेट में वृद्धि करके आयात को महंगा बना दिया जाए, उससे घरेलू जो मार्केट है उसमें आयात की डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ इम्पोर्ट कोटास। अगर आयात की मात्रा, अधिकतम मात्रा को फिक्स कर दिया जाए तो भी आयात को कम किया जा सकता है। और नेक्स्ट इज़ एनकरेजिंग इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन। घरेलू जो मार्केट है उसमें इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन को, आयात प्रतिस्थापनों को उत्पादित करने के लिए इंडस्ट्रीज़ को इंसेंटिव्स देने चाहिए, तो ही इम्पोर्ट्स की डिमांड कम हो सकती है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है निर्यातों को प्रोत्साहन देना। पहला था कि आयातों को हतोत्साहित करना, आयात कम करना और निर्यातों को बढ़ाना। निर्यात को बढ़ाने के लिए जो निर्यात उद्योग हैं उनको विशेष सुविधाएं देनी होंगी, कर हटाने होंगे, बहुत सारे जो प्रतिबंध होते हैं गवर्नमेंट के उनको हल्का करना होगा या हटाना होगा। और उसके लिए विदेशों में डिमांड बढ़ाने के लिए वहाँ के जो ट्रेड फेयर्स हैं, एग्जीबिशंस हैं, उनमें अपने घरेलू उद्योगों का डिस्प्ले होना चाहिए और एडवर्टीज़मेंट का भी इसके लिए सहारा लिया जा सकता है, ताकि विदेशों में देशी वस्तुओं की, जो अगर इंडिया का एग्जांपल लें तो इंडिया की वस्तुओं की डिमांड बढ़ सके। नेक्स्ट इज़ एनकरेजमेंट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदेशी निवेश जितना ज़्यादा होगा उतना ही भुगतान शेष पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसी वजह से इंडियन गवर्नमेंट की भी ये कोशिश है कि किस प्रकार ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से हमारा देश विदेशी निवेश को आकर्षित कर सके। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना, अट्रैक्शन ऑफ फॉरेन टूरिस्ट जितने ज़्यादा आएंगे उससे हमें विदेशी विनिमय की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट इज स्टेट ट्रेडिंग। अगर स्टेट ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दे तो उससे भी जो ज़रूरी आयात हैं वो होंगे और निर्यातों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ये थे हमारे सभी इकोनॉमिक मेजर्स। उसमें भी दो पार्ट थे कि मॉनेटरी मेजर्स क्या हैं और नॉन मॉनेटरी मेजर्स क्या हैं। अब सेकंड हमारा पॉइंट है राजनीतिक उपाय, पॉलिटिकल मेजर्स। पॉलिटिकल मेजर्स क्या होंगे? फर्स्ट है अ चेक ऑन पॉलिटिकल अलायंसेस। जो पॉलिटिकल अलायंसेस होते हैं, अगर उन पे चेक लगाया जाए, उन पे रोक लगाई जाए, जैसे यूएसएसआर एक गठबंधन बन गया था, उसकी वजह से फ्री ट्रेड नहीं हो पा रहा था, तो जब ये गठबंधन मुक्त हुआ तो उसके बाद व्यापार जो है वो फ्रीली होने लगा। तो ये भी एक उपाय हो सकता है कि इस प्रकार के जो गठबंधन हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनको रोका जाना चाहिए। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव थ्रिफ्टनेस। जो गवर्नमेंट्स के अनावश्यक विदेशी दौरे हैं उनको कम किया जाना चाहिए, इससे विदेशी विनिमय की बचत होगी। नेक्स्ट इज चेंजेस इन बेसिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। अगर राजनीतिक आधार दर्शन में परिवर्तन हो जाता है
अलग प्रकार की पॉलिसीज़ अगर अडॉप्ट की जाती हैं, जैसे इंडिया में उदार औद्योगिक नीति अपनाई गई, तो उसकी वजह से भी भुगतान शेष की जो समस्या है उसको कम किया जा सकता है। अगर डिफरेंट तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो पहले किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रही थी, उनको अगर चेंज कर दिया जाए तो भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के इम्बैलेंसेस को दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सोशल मेजर्स। सामाजिक उपाय क्या हो सकते हैं कि या तो स्वदेशी भावना इतनी जागृत हो जाए कि विदेशों से इंपोर्ट कम कर दें, या ऐसी वस्तुएं जिनका इस्तेमाल कम कर सकते हैं, जैसे पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा आयात करता है, तो उसका अननेसेसरी जो यूटिलाइजेशन है वो ना किया जाए, वेस्टेज ना किया जाए, तो उसकी वजह से भी हम अपने इम्बैलेंसेस को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल मेजर्स। अंतर्राष्ट्रीय उपाय क्या हो सकते हैं कि इंटरनेशनल अलाइंसेस और कस्टम यूनियंस की हेल्प से इम्बैलेंसेस को दूर करने के प्रयास किए जा सकते हैं। सार्क, WTO, अंकटाड, इस प्रकार की इंटरनेशनल जो अलाइंसेस हैं उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इम्बैलेंसेस को दूर करने का प्रयास किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस।